हेलो लर्नर्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम और हमने रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स समझे थे। तो हमारा आज का टारगेट क्या होगा? आज का टारगेट हमारा है समझना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आपको बस रेगुलर रहना है, पढ़ते रहना है और क्वेश्चंस करते रहना है। सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी विल बी कवरिंग इन दिस क्लास। हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। हाउ डू वी रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने पढ़ा था रैशनल और इरैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आज हम देखेंगे हम रियल नंबर्स को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल numbers. Now, how do we define real numbers? The collection of all rational numbers and irrational numbers together make up real numbers. तो हमने ये पढ़ा था, हमें पता है rational numbers क्या होते हैं, हमें पता है irrational numbers क्या होते हैं। तो ये दोनों कंबाइन करके हमारे क्या बनते हैं? real numbers. और इन कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को हम कैसे डोनेट करते हैं? इट इज डोनेटेड बाय आर. Now, real numbers can be divided into two types. One is terminating and the other one is non-terminating. Non-terminating can be further divided as repeating and non-repeating. But what does these words mean? इनका मतलब क्या है? Terminating, non-terminating, non-terminating, repeating, non-terminating, non-repeating. तो इनका मतलब क्या है? I will explain this to you with the help of some examples. हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है कि राइट 10/3 इन डेसिमल एक्सप्रेशंस. अब 10/3 क्या है? क्या मैं 10/3 को p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्या q इज नॉट इक्वल टू 0? तो 10/3 मेरा क्या हुआ? 10/3 मेरा एक रैशनल नंबर हुआ. ठीक है, तो 10/3 मेरा एक रैशनल नंबर है. अब अगर सिंपली मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, सिंपली जस्ट एक नॉर्मल डिविजन अगर मैं करूं, तो 3 3s are 9, रिमाइंडर 1, वी राइट डेसिमल है, 0 ऐड किया, 10 आ गया. 3 3s are 9, 10 आ गया, 1 आ गया, देन हम 0 ले आए, देन 3 3s are 9, देन रिमाइंडर 1, फिर ऊपर 3 क्योंकि 10 है तो 3 3s are 9. क्या मेरे पास कभी जो रिमाइंडर है वो ऐसे कभी 0 आ पाएगा? जो ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा और क्या मेरे पास जो रिमाइंडर है ये कभी 0 आ पाएगा? तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो ऊपर जो हमारा था वो आ गया हमारे पास, जो डेसिमल एक्सप्रेशन था वो हमारे पास आ गया 3.333. We are left with this and this 33333 will continue. ये 33 हमारा कंटिन्यू रहेगा. क्यों? क्योंकि कभी ये 0 नहीं आ सकता, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा. तो अब जब ये एक्सप्रेशन या ये जो एक्सपेंशन है ये कभी एक्सपैंड या होता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, कोई चीज खत्म हो गई. पर ये तो 3 कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा, 10 10 आएगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा. तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. जो ये 3 था ये बार बार रिपीट हो रहा है और इसे अब हम ये देखते हैं, ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है ना. तो जब ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे क्या बोल देंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी फॉर्म है? ये नॉन टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग फॉर्म है. ये नॉन टर्मिनेटिंग की
रिपीटिंग फॉर्म है, या रिपीटिंग को आप रेकरिंग भी कह सकते हो। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कह सकते हैं। तो वी गॉट टू नो कि पहले तो हमने देखा कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन था ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, तो इसे हमने नाम दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग। और जो ये 3 है ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसे हमने कह दिया रिपीटिंग या रेकरिंग। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है वो क्या होता है। हमें नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया क्या होता है, और हमें रिपीटिंग भी समझ में आ गया क्या होता है। So our next question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो ये हमारा एक NCERT का क्वेश्चन है। Let's solve it. 8 4s are 32 and 1 is 33. हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया 33/8. So let's solve it. 33 and 8. Now 8 4s are 32. We are left with 1. We'll write a decimal. We'll bring a 0 here. 8 1s are 8. We are left with 20. 8 2s are 16. We are left with 40. 8 5s are 40. So we got a remainder as 0 here and the decimal expansion as 4.125. और ये डिवीजन जब हमारी यहाँ खत्म हो गई, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ये डिवीजन खत्म हो गई, ठीक है। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, इसको हम नाम देंगे टर्मिनेटिंग, राइट। तो ये हो गया, जब ये हमारी जो डिवीजन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये यहाँ खत्म हो गई, तो हमने इसको नाम दे दिया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और हमारे पास क्वेश्चन है 2/11। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 11 इज डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से तो नहीं होगा, तो we'll get a 0 है, ठीक है। 11 1s are 11. We are left with 9, right? We'll bring a 0 down here. Then 11 8s are is 88. We are left with 2, bringing a 0 here. Then again 11 1s are 11. We are left with 20 minus 11 is 9, right? We'll get a 0 again. Then 11 8s are 88. Again a 0 2. We'll bring a 0 here. 11 1s are 11, and this will go on and on and on, right? ये कहाँ पे कभी भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, तो ये आगे चलता ही रहेगा। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब हमारा जो एक्सप्रेशन है ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। तो हमें पता लग गया कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 8 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो हमें पता लग गया टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, पर अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। हमने टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स भी कर लिए, हमने नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग के एग्जाम्पल्स भी कर लिए, पर ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है कि जो कभी खत्म नहीं होता, और नॉन रिपीटिंग कि उसमें वैल्यूज वो भी रिपीट नहीं होती हैं, तो ये कैसे पढ़ेंगे अब हमने रैशनल नंबर्स की बात तो कर ली थी, अभी तक हम रैशनल नंबर्स की बात करते आ रहे थे,
तो इरैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशंस को कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा है कि all irrational numbers can only have one type of decimal expression, that is non-terminating and non-repeating. तो ये हमेशा याद रखना कि जो हमारे रैशनल नंबर्स थे उनका तो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, और जो हमारे इरैशनल नंबर्स हैं इनका जो है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, या उससे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, ठीक है। अब ये एक नंबर है यहाँ पर 3.45893258763109 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ हमारा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसका कभी एंड नहीं आ रहा है, पर ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। ऐसे ही अगर हम √2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 4.14213562373095 तो ये भी क्या है हमारा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है 3.142857114, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। Now the question is, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम रैशनल नंबर्स को या जो हमारे डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं इनको हम रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स की। यहाँ पे ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, इसको तो हम बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर क्या गिवन है 3.14268, इसको हमने P by Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इट इज वेरी सिंपल, जितने डेसिमल नंबर के बाद, जितना डेसिमल के बाद नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उतने ही हम जीरोस ऐड कर देंगे। तो ये नंबर फिर हमारा P by Q की फॉर्म में कैसे आएगा 3142678, और कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6। वेरी सिंपल, हमने क्या किया, इस नंबर को P by Q की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे P and Q हमारे इंटीजर्स है, ठीक है, एंड Q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो तो हमारा टर्मिनेटिंग था, उसको हमने बहुत इजीली कन्वर्ट कर दिया, पर अब हम बात करते हैं कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होते हैं हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझो, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि जो ये 6 है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और ये रिपीट हो रहा है 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से कि जो हमारा x है वो क्या है 0.6, ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 0.6666, ठीक है, सो ऑन। अब अगर मैं, जो मेरे पास ये नंबर है, ये जो मेरे पास
x इज इक्वल टू 0.6 है या 0.6666 है, मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों साइड्स को आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इक्वल ऑपरेशंस लगा रही हूँ बोथ द साइड्स। तो मैंने क्या कर दिया, x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0.6666 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 से किया तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, तो क्या हो गया 6.666। ठीक है, तो मेरे पास अब दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.6666 और दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास 10x इज इक्वल टू 6.666। अब मैं क्या करूंगी, आई विल सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आई विल सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो 10x इज इक्वल टू 6.666 से सबट्रैक्ट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0.666। ठीक है, अब इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ गया 9x इज इक्वल टू 6.000, यहाँ पे 000 लेफ्ट है। ठीक है, माइनस हो गया ये। अब क्या बचा हमारे पास कि इसको हम यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं कि x इज इक्वल टू 6/9, जिसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो x क्या आ गया मेरे पास 2/3। क्या हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन था 0.6 बार, क्या ये मेरा p/q की फॉर्म में आ गया? क्या मेरा जो q है इट इज नॉट इक्वल टू 0? बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो आ गया मेरा 2/3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.47, इसको हम 0.474747 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट बी x बी, हमारा जो x है वो क्या है 0.47। ठीक है, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय, किससे करेंगे, 100 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 4 और 7 रिपीट हो रहा है, दो डिजिट्स हैं। पहले हमारे पास 0.6 था, 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 10 से। अब हमारे पास दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 10x इज इक्वल टू 47.47। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। एंड नाउ वी विल सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 10x इज इक्वल टू 47/4.47 एंड x इज इक्वल टू 0.47। इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 100 आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 100x आएगा, तो 100x में से x माइनस किया, इट विल बी 99x, और यहाँ पे 47 आ गया। तो x क्या हुआ हमारा, x इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 99। अब ये जो हमारा है p/q की फॉर्म में आ गया, दैट इज 47/99। और क्या जो हमारा q है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है कि 0.467 पर रिपीट क्या कर रहा है, सिर्फ 67।
तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.4676767 एंड सो ऑन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको, हमारा जो x है इज इक्वल टू 0.467। अब मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 4.67। ठीक है, अब हमें 6-7 को भी इस साइड लेकर आना है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 6-7, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट्स है तो 100। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, we have 1000x is equal to 467.67। ठीक है, हम ये 6-7 को भी इस साइड ले आए। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको इधर ले आए तो हम करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को 1 से, हमारे पास क्या है, 1000x इज इक्वल टू 467.67। ठीक है, एंड 10x इज इक्वल टू 4.67। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 990x and 467.67 minus 4.67 is 463। तो हमारे पास, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो हमारे पास x आ गया 463/990। ये आ गया मेरा p by q की फॉर्म में। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि ये p by q की फॉर्म में आ गया है और हमारा q भी 0 के इक्वल नहीं है। तो बस आपको कंसेप्ट समझना है, हमें यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 लेकर आना है और हम इसको p by q की फॉर्म में ले आएंगे। अब हमने देख लिया, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर हमारी बार है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसा नंबर है जैसे कि यहाँ था कि 0.467 और सिर्फ यहाँ पे बार था, तो उसको भी सॉल्व कैसे करते हैं। सो हमें ये समझ में आ गया। So the next topic is representing real numbers on number line। हम पहले देख चुके हैं कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम रियल नंबर्स को कैसे करते हैं, जो डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। So the question is from NCERT, that is visualize 3.765 on the number line using successive magnification। अब हमें सबको पता है कि एक नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, एक नंबर लाइन है हमारे पास 4 3 2 1 0 -1। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है 3.765। अब ये किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, जो 3 और 4 है इसके बीच में आएगा। तो लेट अस मैग्नीफाई 3, वी विल मैग्नीफाई 3 एंड 4, हम इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है, हमने एक और नंबर लाइन बना ली। ठीक है, जिसके एक एंड पर क्या है, एक एंड पर 3 है और एक एंड पर 4 है। हमने जो इतना एरिया था हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 4।
दैट इज 3.1, 1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि नंबर है 3.765। तो हमें 3.7, जो यहाँ पे ये 3.7 है, ठीक है, और ये 765 जो है ये 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो अब हम इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, 3.8 और 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई कर देते हैं। यहाँ पे है 3.7 और यहाँ पे है 3.8। ठीक है, तो इसके बीच की वैल्यूज क्या होंगी? 3.71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 3.71, 3.72, 3, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.8। ठीक है, ये आ गया। अब है कि हमारे पास 3.7 और 3.8 के बीच की वैल्यूज आ गई। अब हम इसे और एक्सपैंड कर देंगे। हमारा जो 3.7 है, ठीक है, 3.76, 3.76 यहाँ है। ठीक है, 3.76 यहाँ है और 3.77 यहाँ है। ठीक है, 3.76 एंड 3.77, 3.76 एंड 3.77 यहाँ पर है। 3.6 हमने ड्रॉ किया और 3.7, इसको हम और मैग्नीफाई कर देते हैं। इसको हमने और मैग्नीफाई कर दिया। एक एंड पे है 3.76, एक एंड पे है 3.77। ठीक है, 3.76, सॉरी 3.76 एंड 3.77। इसके बीच की वैल्यूज आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3.76, 3.761, 3.762, 763, 764, 765, 3.766, 3.767, 78, 79। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारा? What is this point? This is 3.765। तो इसको हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से प्लॉट कर दिया। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या हुई कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको मैग्नीफाई करो। हम इसको एक बार दोबारा देखते हैं हमने कैसे किया। हमारे पास एक नंबर लाइन थी, ठीक है, उस पे 3 और 4 पॉइंट्स थे। 3 और 4 पॉइंट्स थे, हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई कर दिया। 3 और 4 उसके बीच की वैल्यूज आ गई कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। 3.7 और 3.8 को हमने और मैग्नीफाई कर दिया क्योंकि हमें उसका बीच का नंबर चाहिए था। यहाँ पे हमारी सब वैल्यूज आ गई 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 और हमारे पास वैल्यू आ गई 3.76 एंड 3.77। 3.76 और 3.77 इसी के बीच में आएगा 3.765। हमने इसको और मैग्नीफाई कर दिया और हमें हमारी वैल्यू नंबर लाइन पर मिल गई, दैट इज 3.765 और इसको हमने नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। जैसे कि अब मैं आपको सारे NCERT के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही हूँ, सारे सॉल्यूशंस बता रही हूँ। आप हमारी ऐप पर जाकर you can go to our website or our app to see all the solutions। मैं यहाँ पे आपको कुछ selected questions समझा रही हूँ ताकि आपके concepts clear हो जाएं।
अगर आपको सारी एक्सरसाइजेस के सारे सॉल्यूशंस चाहिए हैं तो यू कैन गो टू आवर ऐप। वहां पे आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हर एक चैप्टर की और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो सारे वहां पर मिल जाएंगे। तो you can go, you can log in, and then you can see all the NCERTs, all the examples, all the exercises and their solutions there. Also आपको वहाँ पे और भी short notes और worksheets मिलेंगी जिससे आप देखकर अपने सारी NCERT के concepts और अपनी exercises easily solve कर सकते हो। Now हमने ये तो सीख लिया था अपनी लास्ट क्लासेस में कि अगर रूट 10 है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास रूट 2 है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने इर्रेशनल नंबर्स में सीख लिया था। पर जो ये 10.5 है इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, हाउ विल वी प्लॉट दिस? लेट अस टेक अ लुक एट दी स्टेप्स, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट दी पॉजिटिव रियल नंबर बी x। अब जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो x है, ठीक है। 10.5 उसको हमने x की तरह ले लिया। ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट A ऑन इट। लेट अस लर्न हियर, हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। बहुत केयरफुली सारे स्टेप्स को समझना। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और हमने कोई भी पॉइंट उस पे A मार्क कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप था हमारा जो x है इट इज इक्वल टू 10.5 एंड ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट A ऑन इट। हमने A मार्क कर लिया। Mark a point B on the line such that AB is equal to X units. अब कह रहे हैं उस लाइन पर B प्लॉट करो, पर जो AB है वो कितना होना चाहिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, X यूनिट्स, और X कितना है हमारा 10.5। तो A से हमने एक पॉइंट लिया जो कितने पे डिस्टेंस पे था, 10.5 के डिस्टेंस पे था, और हमने उसको B नाम दे दिया। From the point B, mark a point C at a distance of 1 unit. अब B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। B से 1 यूनिट लिया आपने और C प्लॉट कर दिया। Find the midpoint of AC and mark the point as O. अब जो AC है, ठीक है, हमने अपनी क्लासेस में सीखा है कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इससे हम इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो AC का मिड पॉइंट है O, AC का मिड पॉइंट है O। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद द सेंटर O। अब हमें O से एक सेमी सर्कल बनाना है जिसमें OC इज इक्वल टू OA एज रेडियस। अब अगर O जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, O हमारा मिड पॉइंट है, तो जितना OA होगा या उतना ही हमारा OC होगा। OA इज इक्वल टू OC। तो इतना यहां से लेकर यहां तक ये हमारा क्या है, एक रेडियस है। इतना हमारा रेडियस है, ठीक है। तो उससे हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये AC आ गया, इतना हमारा रेडियस है, और हमने यहाँ पे अपना कंपास रखा, यहाँ से पेंसिल रखी और हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC। अब AC के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, पासिंग थ्रू B and intersecting the semicircle at D। कह रहे हैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, पासिंग टू AC
AC के, पासिंग थ्रू पॉइंट B से पास कर रही है, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D। अब जो भी लाइन जाएगी एक B से, आपने जो लाइन खींची वो सेमी सर्कल के किसी ना किसी पॉइंट पे उसको टच करेगी, उसको हमने पॉइंट दे दिया D, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था वहां से भी उधर उसी पॉइंट पे उसको टच करवा दिया, वो वहां पर इंटरसेक्ट करेगी। हमने B से एक B पॉइंट जो हमारा लाइन पे है, वो आप कहीं पे भी अगर आपका पॉइंट आ रहा है वो आपका सेमी सर्कल का कहीं ना कहीं टच करेगा। और जो परपेंडिकुलर था, जो पॉइंट O था, जो मिड पॉइंट था, वहां से भी वो उस पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगा, वो है हमारा D। लेंथ BD, अब जो हमारी लेंथ है BD, ये जो लेंथ है BD इज इक्वल टू रूट x। अब जो ये BD आई है, दिस इज इक्वल टू रूट x, दैट इज रूट 10.5, ठीक है। तो जो ये BD है ये हमारा 10.5 है। पर अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया है तो हम इसको एक बार और करके देखते हैं कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। हमने पहले क्या किया, हमने अपनी x की वैल्यू को क्या ले लिया, एज 10.5। हमारे पास रूट 10.5 था तो हमने उसको 10.5 ले लिया। तो हमने उसके बाद क्या किया, हमने एक A पॉइंट लिया और उससे एक 10.5 हमने B तक एक 10.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। A से लेकर B तक हमने 10.5 की लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने एक B के बाद एक C पॉइंट लिया जिसकी वैल्यू थी 1 यूनिट। पहले हमने पॉइंट A लिया, A से हमने एक लाइन ड्रॉ करी B तक जिसकी वैल्यू थी 10.5 जो हमारा x है। B से हमने एक 1 यूनिट की लाइन और पॉइंट बनाई जिसका पॉइंट हमने बना दिया C। फिर हमने AC हमारा कितना हो गया 11.5, दैट इज 10.5 प्लस 1, ये 1 सेंटीमीटर भी है, 11.5। 11.5 का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि हमारे पास एक पॉइंट O आ जाए विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमारे पास एक आ गया AO और एक आ गया OC, दोनों इक्वल है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो हमारे पास ये दो आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पॉइंट O से C तक या O से A तक का रेडियस लिया, O से C रेडियस लिया। यहाँ पे हमने कंपास का पॉइंटेड रखा, यहाँ पे पेंसिल रखी और हमने ऐसे एक सेमी सर्कल बना दिया। OC रेडियस लेकर C से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, AC से एक परपेंडिकुलर जाएगा जो सेमी सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेगा। B से जो एक लाइन खींची हमने वो सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं टच करेगा। और जो हमारी ये लेंथ है OB की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, अगर हमारी AC x थी, ठीक है, तो OB जो है वो कितना होगा, OB कितना होगा हमारा, इट वुड बी x प्लस 1/2। ये वैल्यू अगर x है, इसमें 1 और ऐड हो गया था, C भी आ गया था, पर ये 2 में डिवाइड हो गया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो OB हमारा कितना हुआ x प्लस 1/2
और ये भी हमारा जो है हाइपोटेन्यूज हमने जो ड्रॉ किया वो भी हमारा ओ डी जो है ये किसी ना किसी पॉइंट पे जब सेमी सर्कल को टच करेगा ये भी हमारा x+1/2 ही होगा। जो ये बेस है उतना ही यहाँ पर भी होगा। और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी हमें लेंथ जो है वो नहीं पता, पर हमें पता है हमारा OB कितना है और OD कितना है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं जिसमें होता है कि हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर नहीं पता पर हमें बेस पता है अपना और हमें अपना हाइपोटेन्यूज पता है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा P एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जो कि होगी हमारी 10.5 इन दिस केस। तो जो हमारा ये जो हमने बनाया ये हमारा क्या होगा, ये वाली लाइन हमारी अंडर रूट ऑफ 10.5 होगा जो हमें अपनी नंबर लाइन पर प्लॉट करनी थी। तो जो ये लाइन है ये हमारी क्या है, PD हमारी क्या होगी 10.5 और हमने ऐसे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। Moving on to the next topic, here we will learn the operations on real numbers. The first one is root A into root B is equal to root AB and root AB is equal to root A into root B. अब लेट्स से मेरे पास टू नंबर्स हैं A एंड B। मेक श्योर कि ये नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हो। तो A एंड B रूट ऑफ A इंटू रूट ऑफ B कैन बी रिटन एज रूट AB, या अगर रूट ऑफ AB लिखा है तो मैं उसको रूट A इंटू रूट B भी लिख सकती हूँ। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखें तो रूट 2 into root 3 can be written as root 2 into 3 is 6 or root 6 can be written as root 2 into root 3. Moving on, root 2 of square root of A by square root of B is equal to square root of A by B. तो इसको अगर कुछ ऐसा लिखा है तो हम एक पूरे रूट में भी इसको लिख सकते हैं एंड द वाइस वर्सा ऑफ द सेम इज ऑल्सो ट्रू। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं रूट 2 बाय रूट 3 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 बाय 3। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब इसे हम कैसे बोलते हैं, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ये समझते हैं हम, इससे हमें कौन सी आइडेंटिटी याद आती है, हमें ये याद आता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद ए माइनस बी। द लास्ट वन इज रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको ऊपर वाले सेम कंसेप्ट से देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, तो ये आप सबको पता होनी चाहिए। अब जो हमने ऑपरेशंस पीछे लर्न किए हैं उनके बेसिस पे हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, हम क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ एंड देन रूट 3 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3 इंटू √2 इज 3√2 प्लस √3 इंटू 2 इज 2√3 प्लस √3 इंटू √2। अब क्या हमने पीछे पढ़ा था कि √a इंटू √b कैन बी रिटन एज √ab। तो 6 प्लस 3√2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। 2√3 को ऐसे ही लिखेंगे एंड इसको हम लिख सकते हैं a और b को 3 इंटू 2 इज √6। सो इसको हम इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई करा एंड दिस बिकम्स योर आंसर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रैशनलाइज क्या होता है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का मतलब है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसमें ये √2, ये जो रूट है सॉरी, ये नहीं होना चाहिए। ये जो रूट्स में वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए। तो पहला अगर हम सॉल्व करें, हम देखते हैं कि क्या मैं 1/√7 को सेम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? ऐसा कर सकती हूँ, सेम ऑपरेशंस लगा रही हूँ, आई कैन डू दैट। तो ऊपर आ गया मेरे पास √7 और नीचे आ गया √7 का होल स्क्वायर। √7 रूट एंड स्क्वायर कट गया, तो आई गॉट √7/7। तो क्या जो मेरा डिनोमिनेटर जो स्क्वायर रूट में था वो रैशनलाइज हो गया? जी बिल्कुल, वो हो गया है एंड आई गॉट द आंसर। लुक एट द सेकंड वन, 1/√7 - 2। अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे हम क्या करेंगे? 1/√7 - 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे √7 + 2 के साथ, √7 + 2 के साथ। तो मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया? 1 इंटू √7 + 2। डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आप यहाँ पे ये देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं √7 - 2 इंटू √7 + 2, तो क्या आप ये देख सकते हो कि ये a - b और a + b में आ गया, a - b इंटू a + b। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है? a - b, a + b इज इक्वल टू a² - b²। a क्या है हमारे पास? √7 का स्क्वायर और b क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या हो गया? 7, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 7 - 4 इज 3। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 3। तो क्या जो हमारा डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो गया? यस, वो रैशनलाइज हो गया है। वहां पे जो रूट में वैल्यू थी वो अब नहीं है और इसको हमने सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया है। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, a - b इंटू a + b इज a² - b², और इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ऑल राइट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। So this is a very important topic as it is a base until the time you are taking all your competitive exams. So you have to study this very carefully and understand this. So the first one is a raised to the power m into a raised to the power n can be written as am plus n. अब यहाँ पर क्या है, जो a है वो हमारा बेस है, a क्या है? बेस है, और जो m और n है वो हमारे क्या है?
एक्सपोनेंट्स हैं, m और n एक्सपोनेंट्स है, a क्या है, बेस है। तो अगर बेस सेम है, अगर बेस हमारा सेम है तो हमारी जो एक्सपोनेंट्स हैं दे आर एडेड, वो ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं दे विल बी एडेड। ठीक है। सेकंड क्या है, a raised to the power m whole raised to the power n can be written as amn। अब अगर दो हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, उससे वो क्या हो जाएंगे, अब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थर्ड इज a raised to the power m by a raised to the power n can be written as a raised to the power n m minus n where m is greater than n। m greater than n है तो, और हमारा बेस सेम है, डिवीजन में हमारा जो बेस है वो सेम है, तो जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फोर्थ इज a raised to the power m into b raised to the power m is equal to ab into m। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो बेस है, यहाँ पर हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है, पर जो पार्स हैं वो सेम है। जो हमारी पार्स हैं या जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है, तो क्या होगा, हम क्या लिख देंगे, हमारा जो बेस है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, जो ये बेस है इसका प्रोडक्ट हो जाएगा और उसकी पार सेम हो जाएगी, उसकी पार सेम हो जाएगी। बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी जो पार है, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की पार 0 है, a रेज़ टू द पावर 0, वो हमेशा क्या होगा, 1। अगर यहाँ पे लिखा है a रेज़ टू द पावर 0, इसका मतलब क्या है, 1। किसी भी डिजिट की किसी की भी पावर 0 होगी तो इट विल बी 1। ठीक है। सिक्स्थ इज a रेज़ टू द पावर -m, a raised to the power minus m can be written as a divided by am। अब इसमें क्या है कि जो हमारा नंबर है, कोई भी डिजिट है, उसकी जो पावर नेगेटिव में हो, अगर उसकी पावर नेगेटिव में हो तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और बन जाएगा 1 by am। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता 8 - 2 तो उसको मैं लिख सकती थी 1 by 8 का स्क्वायर। ठीक है। सेवेंथ इज a 1 by n, a की पावर 1 by n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। कोई भी नंबर लिखा है a 1 by n, उसको मैं nth रूट बाय a भी बोल सकते हैं। The last one is a raised to the power m by n can be written as nth रूट की पावर या nth रूट a m। ठीक है। यहाँ पे जो n था ये हमारा रूट में आ गया और a m रह गया, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। So these are very important and you have to learn all of them। ठीक है, सारी लर्न करना और ये सारी समझना बहुत जरूरी है। Now we will do some questions related to the laws we have learned। So I repeat it again कि हम जो भी questions कर रहे हैं हम NCERT based कर रहे हैं, और अगर आपको इन questions के अलावा किसी भी questions के आंसर्स चाहिए, किसी भी exercise के questions के आंसर चाहिए, तो you can go to our app।
वहां पे आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट्स और एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। तो जैसे कि आपने ये चैप्टर लर्न कर लिया है, आपको इसके कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, तो आप उस वेबसाइट पर या हमारी ऐप पर जाकर आप इसके टेस्ट देख सकते हो, आप टेस्ट ले सकते हो एंड यू कैन सी देयर कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। और वहां पर शॉर्ट नोट्स भी होंगे आपके लिए, जिसको आप पढ़कर अपने कंसेप्ट को और क्लैरिफाई कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 125 raised to the power 1/3। अब क्या मैं 125 को और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो? क्या 5 इंटू 5 इंटू 5 125 ही होता है? क्या मैं इसको 5 raised to the power 3 लिख सकती हूँ? मैं 125 को 5 raised to the power 3 लिख सकती हूँ। होल टू द पावर 1/3, ये क्वेश्चन में ही है, बस मैंने क्या किया 125 को थोड़ा सिंप्लीफाइड या एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। नाउ 5 raised to the power 3 इंटू 1/3, जो हमारी ये एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल आउट, 5 raised to the power 1 विच इज 5। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 125 raised to the power 1/3 is equal to 5। इसको हम और समझते हैं एक बार, 16 raised to the power 3/4। क्या मैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 which is equal to 16। तो क्या मैं 2 to the power 4 लिख सकती हूँ 16 को? यस, होल पावर 3/4। तो ये क्या बन गया? 2 4 इंटू 3/4, 4 and 4 gets cancel out, 2 raised to the power 3 which means 2 into 2 into 2 which is equal to 8। So I get the answer, that is 8। I hope this is clear and this is very simple to solve. Moving on to the next questions. Simplify. First part is 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5। अब हमने पीछे हमारी सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लर्न करी थी, तो क्या हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो सेम है? तो अगर हमारा बेस सेम होता है तो जो हमारी पावर्स हैं वो क्या होती हैं? वो ऐड हो जाती हैं। तो 2 raised to the power 2/3 इंटू 2 raised to the power 1/5, बेस सेम है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज 2 raised to the power 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। विच वुड बी 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा 15। ठीक है, ऊपर हमने एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया 15। ठीक है, विच वुड बी इक्वल टू, अब 3 5 2s are 10 एंड 3 दैट इज 13, तो ये आ गया हमारा 13/15। ठीक है, तो 2 raised to the power 13/15। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया? यहाँ पे हमारे 2 बेस जो था वो सेम था तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। मैंने 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम कितना आया 15। 15 को जब मैं डिनोमिनेटर में ले लूंगी तो वो आएगा 2 इंटू 5 प्लस 3, 2 into 5, 3, 5 3s are and 3 into 1, 3 into 1 is 3, so 5 2s are is 10 plus 3/15 that is 13/15। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है 2 raised to the power
13/15. So this is my answer here. The next part is 11 raised to the power 1 by 2 divided by 11 raised to the power 1 by 4. अब डिवीजन में हमने देखा है कि अगर बेस सेम है, डिवीजन में अगर बेस सेम है तो जो हमारी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या ये हम ऐसे लिख सकते हैं 11 रेज़ टू द पावर 1 by 2 minus 1 by 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 11 is to 2 by 4 minus 1 by 4। ठीक है, 1 by 2 minus 1 by 4, इसका हम LCM लेंगे as 4, तो 2 minus 1 by 4, 11 by 1 by 4 is our answer। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 और 4 का LCM ले लिया, 2 और 4 का LCM ले लिया which is 4, तो 4, 2 के टेबल में 4, फिर आ गया 2 into 1 minus 1 into 1 which is 2 minus 1 by 4 which is 1 by 4। तो हमारी वैल्यू आ गई 11 to the power 1 by 4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि जो हमारी एक्सपोनेंट्स लॉज हमने लर्न किए थे वो हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। So now I hope you are thorough with the concepts of real numbers, and with this we are over with our first chapter, that is number system. You can go to our app or website for detailed notes, more videos and topic wise tests to understand this chapter in depth. You can also unlock all the locked videos, documents and tests of class 9 with the EduTech Infinity plan to ace your board exam at less than ₹100 per month. Thank you. See you in the next class.